जम्मू कश्मीर में अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन और सीधे आपको लिए चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। करीब प्रतिरोध देश में नोट किए थे। सेकंड पीक में हायर नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हुए। एक दिन में 4,14,000 के करीब भी केसेस देश में रिपोर्ट किए गए, लेकिन कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ कंटेनमेंट और रेस्ट्रिक्शंस लगाने की वजह से हमने देखा कि केसेस में कमी आई है और पिछले 24 घंटे में देश में 46,617 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ यह मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि अगर हम एवरेज डेली केसेस एक सप्ताह में कितने एवरेज केसेस आए हैं तो उनको देखें तो पाते हैं कि 1 से 7 मई वाले सप्ताह में जहां देश में ऑन एन एवरेज 3,89,000 केसेस आए थे, वह वीक बाय वीक उसमें एक कमी नोट की जा रही है। जैसे कि हम देखें तो पिछले सप्ताह से करीब 13% केस में एक कमी नोट की गई है। ऑन एन एवरेज देश में 46,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी के साथ ही जहां वीक एंडिंग 4 मई हमारे देश में 531 जिले ऐसे थे जिसमें औसतन 100 से अधिक केसेस प्रतिरोज रिपोर्ट हो रहे थे। 2 जून वाले समय में हमने पाया कि ऐसे 262 जिले हैं जहां पर 100 से अधिक केसेस प्रतिरोज रिपोर्ट हो रहे हैं। और अगर हम 30 जून वाले सप्ताह को देखें तो वह नंबर घटकर 100 जिले रह गया है। यानी कि अगर हम देखें 4 मई से 30 जून वाले सप्ताह में के अंतराल में 431 ऐसे जिले हैं जहां पर की जो केसेस अधिक संख्या में रिपोर्ट हो रहे थे उसमें कमी नोट की गई है। साथ ही एक मुख्य अंश डेली एक्टिव केसेस, उसमें आप देखें जहां 10 मई के समय पे देश में करीब 37 लाख से अधिक केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह अब घटते घटते 5,09,000 केसेस रह गए हैं। यानी कि पीक के समय में देश में जितने एक्टिव केसेस थे उसमें 86% कमी पाई गई है। इसी के साथ ही कंटिन्यूड फोकस ऑन क्लिनिकल मैनेजमेंट, जिसके तहत हमने देखा कि 3 मई के समय में जहां देश का रिकवरी रेट 81.8% था, अब उसमें करीब 15% वृद्धि होते होते वह 97% के करीब हो चुका है। साथ ही जैसे कि हमने इस मंच पर इससे पहले भी बात की है, टेस्टिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस। इसी के लिए जैसे जैसे केसेस में बढ़ोतरी नोट की गई, देश में टेस्टिंग के अनुपात को बढ़ाया गया और हमने देखा कि ऑन एन एवरेज पिछले हफ्ते भी हमारे देश में 18.29 लाख टेस्ट प्रतिरोज की औसतन किए गए। और एक स्थाई पर जहां हम देश में केस पॉजिटिविटी ओवरऑल करीब 3.1% ऑन एन एवरेज नोट कर रहे हैं, फ्रॉम ए पीक ऑफ 21.6%, हमारा टेस्टिंग पर अभी भी उतना ही ध्यान बना हुआ है। लेकिन इस विषय में जहां इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज हमारे सामने है, इन टर्म्स ऑफ की डेली केसेस का रिडक्शन, इन टर्म्स ऑफ एक्टिव केसेस में कमी, रिकवरी रेट में वृद्धि, फिर भी देश के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर अभी केस पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा है। अगर हम पिछले हफ्ते का डेटा देखें, जिसमें मुख्यतः 71 जिले देश में ऐसे हैं और जहां पर 10% से ज्यादा है, जिसमें आंध्र प्रदेश के 9 जिले, अरुणाचल में 13 जिले, मणिपुर में 7, मेघालय में 8, राजस्थान में 10 जिले और अन्य स्टेट में 1, 2 या 3 ऐसे जिले हैं जहां पर भी अभी इन्फेक्शन का स्प्रेड अधिक दिखता है। हम आपसे मुख्यतः यह हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे कि केसेस में कमी नोट की जा रही है, हमें यह समझना जरूरी है कि अभी भी हम सेकेंड वेव से जूझ रहे हैं और इसलिए जरूरी है कि जिन एरियो में अधिक केसेस पाए जाएं वहां पर हमारा कंटेनमेंट पर उसी तरह से एफर्ट चलता रहे। वैक्सीन के बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज देश ने 34 करोड़ का आंकड़ा भी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ डोजेस पूरा कर लिया है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर को अगर हम देखें तो 1.74 करोड़ डोजेज, फ्रंटलाइन वर्कर को 2.71 करोड़ डोजेज, पीपल जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है उनमें 19.91 करोड़ डोजेज और 18 से 44 वर्ष की संख्या में जो लोग हमारे देश में हैं उनको कवर करते हुए 9.65 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। इसी के साथ ही हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि पब्लिक डोमेन में जो ट्रांसपेरेंट डेटा अवेलेबल है, अगर उसको आप एनालाइज करें तो दुनिया में सबसे अधिक डोजेज एडमिनिस्ट्रेट करने में भारत में 34 करोड़ से अधिक डोजेज अब तक हम दे चुके हैं। दूसरे स्थान पर अगर आप देखें तो 32 करोड़
32.8 करोड़ डोजेज अमेरिका में दी गई हैं। उससे कम अगर देखें तो यूके में 7.79 करोड़ दी गई हैं। इसमें भी मुख्यतः एक देखने वाला विषय यह है कि जबकि भारत में 16 जनवरी के समय पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया और इन देशों में 8 दिसंबर, 14 दिसंबर या 27 दिसंबर में कार्य शुरू हुआ, तब भी देश ने ओवरऑल नंबर ऑफ डोजेज के कवरेज में दूसरे देशों के अनुपात से काफी अच्छा कार्य किया है। एक स्थाई पर पूरा एफर्ट बना हुआ है कि जितना प्रोडक्शन हो वह देश में अवेलेबल किया जाए। 75% जो हमारी नई पॉलिसी आई है 21 जून से, जिसके तहत 75% प्रोडक्शन हम यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं, उससे ओवरऑल कवरेज ऑफ वैक्सीनेशन में वृद्धि नोट की गई है। जहां जनवरी मंथ में हमने वैक्सीनेशन जब शुरू किया था तो 2.35 लाख वैक्सीन पर डे उस औसतन से हम अगर फील्ड में कर पा रहे थे, वह बढ़ते बढ़ते 3.77 लाख पर डे, 16 लाख प्रति रोज के हिसाब से हमने मार्च में किया और अप्रैल में अराउंड 30 लाख ऑन एन एवरेज के डोजेज से हिसाब से किया गया। मई मंथ में इसमें एक छोटी सी कमी, थोड़ा ड्रॉप महसूस किया गया जब हमारी पॉलिसी में एक थोड़ा चेंज आया था, जिसमें स्टेट को भी परचेजेस के लिए अलाउ किया गया था। उसके साथ ही फील्ड फीडबैक के हिसाब से उसके निर्णय लेते हुए 75% डोजेज अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री प्रोवाइड की जा रही हैं और 25% प्राइवेट सेक्टर परचेज कर सकता है, जिसके तहत हमने ओवरऑल देश में औसतन जो हम डेली वैक्सीनेशन कर रहे हैं उसमें अच्छी वृद्धि नोट की है। हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि ओवरऑल वैक्सीनेशन कवरेज अगर हम प्रायोरिटी एज ग्रुप में एनालाइज करें तो पाते हैं कि जो हमारे आइडेंटिफाइड हेल्थ वर्कर्स थे उसमें फर्स्ट डोज में 87.4% कवरेज है और उन हेल्थ केयर वर्कर्स को सेकेंड डोज जब वो एलिजिबल होते हैं अगर उसमें देखें तो पाते हैं कि 79.6% कवरेज ऑफ सेकेंड डोज है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में देखें तो 90.9% लोग जो हैं फर्स्ट डोज कवर कर चुके हैं जो एलिजिबल हैं और उसके हिसाब से जो सेकेंड डोज एलिजिबल हैं उनमें भी 90.3% कवरेज है। 45 प्लस एज ग्रुप में 45.4% फर्स्ट डोज और उसमें से जो लोग एलिजिबल हुए उसका 59.4% कवरेज सेकेंड डोज के द्वारा किया जा चुका है। इसी के साथ ही 15.8% 18 टू 44 एज ग्रुप में अब तक हम फर्स्ट डोज दे चुके हैं। हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, इससे पहले भी हमने बात की है, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम एक बहुत मेजर और एक जिसे कहते हैं कि जिसमें सुदृढ़ तरीके से करने वाला एक कार्यक्रम है। इससे पहले भी इस मंच पर चर्चा हुई है कि अगर वैक्सीनेशन देश में पुराने समय से तुलना करें तो काफी लेट आने की बजाय हम 1 माह के अंदर ही देश में हमने अपने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के सपोर्ट से, अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी के सपोर्ट से हमने देश में लॉन्च की। लॉन्च करने के बाद जब वैक्सीनेशन बनती हैं तो वह बनने के बाद शुरू में उसको हर बैच की टेस्टिंग के लिए उसे कसौली भेजा जाता है। वहां से टेस्टिंग होने के बाद देश के हर प्रांत में, चाहे वह अर्बन एरिया हो, चाहे रूरल एरिया हो, चाहे रिमोट ट्राइबल बेल्ट्स भी हों, वहां पर भी वैक्सीन की सप्लाई की जाती है थ्रू जनरल जो हमारे मेडिकल स्टोर्स होते हैं, डिपोज होते हैं, स्टेट वैक्सीन स्टोर्स होते हैं। वहां से वह जिले में भेजी जाती है, जिले से फिर हर वैक्सीनेशन सेंटर पर भेजी जाती है, कोल्ड चेन पॉइंट पर भेजी जाती है। हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि इस पूरे प्रयास को करने में एक लॉजिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि अगर हम एक वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला रहे हैं तो यहां जो हम बताते हैं कि 40 लाख की फिगर ऑन एन एवरेज हम देश में कवर कर रहे हैं, तो उसके पीछे का प्रयत्न समझना भी उतना ही जरूरी है। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हमारे देश में 2,19,000 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स अगर आइडेंटिफाई हुए हैं तो उन सेंटर्स को आइडेंटिफाई करना, उन सेंटर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उन सेंटर्स में जितने भी 5 लोग टीम मेंबर हैं उनको ट्रेन करना वैक्सीनेशन कैसे किया जाए, तो उसके तहत करीब 10 लाख वैक्सीनेटर्स को 16 जनवरी के समय से ट्रेन कर उनका उपयोग किया जा रहा है। साथ ही जब वैक्सीनेशन सेंटर्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको ओरिएंट कर लेते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का जो मैनेजर्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनके द्वारा वैक्सीनेशन कोविन प्लेटफॉर्म पर उनको डिटेल करके पब्लिश किया जाता है। पब्लिश होने के बाद वहां यह इंश्योर किया जाता है कि बहुत ऑनलाइन तरीके से या वॉक इन रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम जितने हमारे सिटीजन हैं उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करा सकें। इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे
कि वैक्सीनेशन देते समय यह बहुत जरूरी है कि किसको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। इसी मंच पर हमने इससे पहले भी बात की थी कि अगर देश में कहीं पर भी छोटी सी भी कोई चूक होती है किसी स्थाई पर, क्योंकि हम एक आईटी एज ए प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हम उसको जल्दी ही आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और किसी भी गलती को कंट्रोल करने में सक्षम हो पाते हैं। तो इसके लिए एक फोटो आईडी का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जो भी वैक्सीनेशन दिया जाता है उसको कोविन में रिकॉर्ड कर कर उसके बाद एक क्यूआर कोड बेस्ड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हर सिटीजन को प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वह फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो। इसी के साथ ही एक मेजर कार्यक्रम के तहत अगर हम अपना यूनिक हेल्थ आईडी बनाना चाहें जिससे कि हम पूरा हेल्थ रिकॉर्ड बना सकें, उसके लिए भी एक प्रोविजन इसमें हमारे किया गया है। साथ ही एक मुख्य कार्यक्रम यह भी होता है कि जो बेनिफिशियरी है, जो हमारा सिटीजन है जिसको वैक्सीनेशन दी जाए, जब उसको हम अलॉट करते हैं तो उसको एसएमएस के द्वारा इत्तला दी जाती है। साथ ही जब उसकी नेक्स्ट डोज ड्यू होती है उसके बारे में भी उसको बताया जाता है। यहां यह समझने की बात एक बहुत आवश्यक जो हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जब हम 40 से 50 लाख वैक्सीन ऑन एवरेज बेसिस अगर हम देखें कि 21 तारीख से करते हुए आ रहे हैं, तो यह इक्विवेलेंट है नॉर्वे की पॉपुलेशन के बराबर। यानी कि इस देश में इस कंबाइंड एफर्ट, इस पूरी लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के साथ जब यह कार्य किया जा रहा है तो प्रोडक्शन टू डिलीवरी हम उतना कर रहे हैं जितना कि कई देशों की जनसंख्या है और वह प्रतिरोध कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगर हम 34 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं सिंगल डोज से, तो आप ये देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी पॉपुलेशन से अधिक हम लोग उतनी डोजेज इस देश में अब तक प्रोवाइड कर चुके हैं। यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम फील्ड में कार्य करते हैं तो एक एक कार्य के पीछे जितने एफर्ट्स हैं, जितना कमिटमेंट हमारे फील्ड वर्कर्स का है, उसकी हमें एक नॉलेज होनी चाहिए, हमें उसका एक गाइडेंस, उनका सपोर्ट में हमें खड़े होना चाहिए। साथ ही जरूरी है कि जब वैक्सीनेशन हो तो एक वैक्सीनेशन सेंटर में कैसे वेटिंग एरिया होना चाहिए, कैसे एक्चुअल वैक्सीनेशन की जाए, कैसे पोस्ट वैक्सीनेशन, जैसे कि हमने इस मंच पर इससे पहले भी बात की है कि एडवर्स इवेंट अगर कोई रिएक्शन हो उसको कैसे मॉनिटर किया जाए। और इसके साथ ही जितने हमारे वैक्सीनेटर्स होते हैं उनको उसमें ट्रेन किया जाता है, उनको एडवर्स इवेंट से रिलेटेड किट दी जाती है और साथ में हर वैक्सीनेशन सेंटर का लिंकेज किया जाता है एक AEFI मैनेजमेंट सेंटर के लिए, जो कि एक और हमारी हेल्थ फैसिलिटी होती है, ताकि अगर किसी को कोई एडवर्स रिएक्शन हो आधे घंटे के भीतर या उसके बाद भी, तो उसका वहां पर फॉलोअप किया जा सके। इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म को एक IT प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, इम्यूनाइजेशन ऑफिसर्स हों या वैक्सीनेटर्स हों, वो रिपोर्ट कर सकते हैं और साथ में जैसे ही वह रिपोर्ट होता है एक प्रोटोकॉल, एक पद्धति के तहत उसकी पूरी मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवर्स इवेंट कमेटी के द्वारा की जाती है, जिसको बाद में स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर भी कॉजेलिटी असेसमेंट करके कि क्या कारण है कि यह पर्टिकुलर रिएक्शन हुई है, क्या ये वैक्सीन से संबंधित है या कोई और चीज हमें ध्यान रखनी है, उसको प्रोसेस को पूरा फॉलो किया जाता है। एक स्थाई पर जब यह कार्य किया जा रहा है, दूसरे स्थाई पर आप सबको अवगत है, चाहे वह वैक्सीन ईगरनेस हो, चाहे वह वैक्सीन हेजिटेंसी हो, उस पर भी काम करते हुए देश के हर नागरिक को वैक्सीनेशन के बारे में बताना, उनका सपोर्ट लेना, उनकी गाइडेंस से इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए भी कार्यक्रम किया जाता है। इस विषय में मैं आप लोगों की दृष्टि में अरुणाचल प्रदेश के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और टीकाकरणकर्ताओं का उल्लेख करना चाहूंगा, जो हर तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी वैक्सीन अभियान को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं असंख्य उदाहरण हमारे पूरे भारत देश में आप सबको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप देखेंगे इस वीडियो क्लिप में, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे तिरप जिले के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं ने 6 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद म्यांमार सीमा पर स्थित थुंगजंग और नोगना गांव में सफल टीकाकरण किया। सभी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दिखाई गई इस प्रतिबद्धता और साहस के कारण ही जितने भी चैलेंजेस, जितनी भी चुनौतियां हमारे सामने हैं, हम उसको दूर करने में सफल हो पा रहे हैं। कल डॉक्टर्स डे था और मैं सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को, प्रैक्टिशनर्स को, एलाइड हेल्थ स्टाफ को, डॉक्टर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस लड़ाई में देश के साथ खड़े हुए हैं। तिरप जिला प्रशासन कोविड-19 महामारी से लड़ाई में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है।
कोविड टीकाकरण का सुरक्षा चक्र टूट न जाए, इसके लिए जिला प्रशासन हर स्तर पर प्रयास कर रहा है। यही वजह है कि पिछले दिनों ऊंचाई पर म्यांमार सीमा पर स्थित थुंगजंग और नोगना गांव पहुंचकर तिरप जिले के स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों का कोविड टीकाकरण किया। लाजू सर्किल की कोविड टीकाकरण टीम म्यांमार सीमा पर स्थित थुंगजांग और नोगना गांव तक पहुंचने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को 6.5 घंटे की ट्रैकिंग करनी पड़ी, लेकिन इन स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना महामारी को हराने के संकल्प के सामने ये पर्वतीय ऊंचाई भी बौनी पड़ गई। लाजू सर्किल के अतिरिक्त सहायक आयुक्त डी.के. थुंगडोक ने सभी बाधाओं को पार करते हुए यहां 197 लोगों का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया। हम आपके द्वारा एक मैसेज देना चाहेंगे, हम सैल्यूट करना चाहेंगे, हम धन्यवाद कहना चाहेंगे अपने उन फ्रंटलाइन वर्कर्स का जो हर तरह के चैलेंजेस को डील करते हुए देश को फास्टेस्ट कंट्री टू एडमिनिस्टर मोर देन 34 करोड़ डोज बनाने में उस सफलता में जिन्होंने नए आयाम शामिल किए हैं। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से फिर से विनती करना चाहूंगा कि सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है। केसेस में बहुत अच्छी कमी आई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर केसेस अधिक नंबर से आ रहे हैं, जिसके संबंधित हमने स्टेट को गाइडलाइंस जारी की हैं यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से, जहां मुख्यतः आपके द्वारा हम सबको सूचित करना चाहेंगे। हमने रिक्वेस्ट की है कि ऐसे जिले आइडेंटिफाई किए जाएं जहां पर अभी भी वीकली लेवल पर केस पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा है, यानी कि इन्फेक्शन का स्प्रेड ज्यादा है, या ऐसे जिले जहां पर की बेड ऑक्यूपेंसी, चाहे वह आईसीयू बेड या ऑक्सीजन बेड हो, वह अधिक संख्या में भरे हुए हैं, जिससे कि हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेन पड़ सकता है। तो जहां पर भी 60% से ज्यादा अगर बेड ऑक्यूपाइड हैं, तो उन जिले में हमने स्टेट्स को और जिलों को रिक्वेस्ट की है कि वहां पर हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं, ताकि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने में हम सफल हो सकें। इससे संबंधित उन सबसे यह भी विनती की गई है कि जहां पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाएं तो रेस्ट्रिक्शन का पूरा इंपैक्ट आए, तो उसके लिए जरूरी है कि 14 दिन तक रेस्ट्रिक्शंस को इंपोज किया जाए। और कंटेनमेंट जोन्स, जहां आप सबको अवगत है ऑलरेडी, वहां पर मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होता है, एक्टिव केस सर्च होती है जहां पर अधिक केस पाए जाते हैं। उसके अलावा जो जिले के बाकी पोर्शन है, उन डिफाइंड रेस्ट्रिक्शंस को या रिलैक्सेशंस को एक पद्धति से, एक तरीके से डिक्लेयर करके वहां पर किया जाए, ताकि उसके बेसिस पर हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक सकें। हमने स्टेट से यह भी रिक्वेस्ट की है कि ऐसे जिले जहां पर की या तो केस पॉजिटिविटी ज्यादा है या 60% से अधिक बेड ऑक्यूपाइड है, वहां पर स्टेट स्थाई से एक सीनियर ऑफिसर को वहां पर उसको नॉमिनेट किया जाए, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कार्य करते हुए दोनों स्थाई पर, यानी कि कंटेनमेंट हो या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हो, उस पर कार्य करे। वह माइक्रो क्लस्टर्स, माइक्रो एनालिसिस करें जहां पर अधिक केसेस आ रहे हैं, ताकि वहां पर कंटेनमेंट का रिक्वायर्ड एक्शन लिया जा सके। जरूरी है कि जो हमारी कंटिन्यूड बेसिस पर 5 फोल्ड अप्रोच है, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दैट कोविड रिलेटेड बिहेवियर, कोविड सेफ बिहेवियर, यानी कि 2 गज की दूरी, मास्क और हैंड हाइजीन, उस पर हमारा ध्यान बना रहे। उसके लिए हम कम्युनिटी का सपोर्ट लेते रहें। आज हम आपके द्वारा फिर सबसे विनती करना चाहेंगे, देश में अब जब रिलैक्सेशंस लाई जा रही हैं, जब केसेस में कमी आ रही है, तो जरूरी है कि हमारे सपोर्ट से संबंधित, चाहे वह वैक्सीनेशन हो, चाहे यूज ऑफ मास्क हो, उसको हम पूरे तरीके से इस्तेमाल करें, एक नए नॉर्मल के रूप में अपने जीवन में लाएं। जब हम मास्क का इस्तेमाल भी करें तो जरूरी है, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज में खाली सिंबॉलिक वे में मास्क पहनने से मास्क का पर्पस सर्व नहीं होगा जो उससे हम लेना चाहते हैं। तो जरूरी है मास्क हमारे मुंह को, हमारे नाक को, हमारे चिन को प्रॉपर तरीके से कवर करे। और जैसे पिक्टोरियली हमने आप सबसे रिक्वेस्ट की है कि इसको यहाँ नीचे लटकाना या साइड में एक साइड से लटका देना या नाक को खुली रखना, उसके द्वारा जो हम मास्क पहनते हैं तो वह एक झूठी तसल्ली ही होगा, उससे हमें रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो जो भी हम कार्य करें उसको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हुए करें, हम आपके द्वारा फिर सबसे विनती करना चाहेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर पॉल जी। धन्यवाद। हमने देखा है कि वैक्सीन को दूर दराज के क्षेत्रों में, अंडर सर्व्ड एरियाज में, रूरल एरियाज में पहुंचाने के लिए किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य कर्मी जुटे हुए हैं। उसी भावना से जैसे कि पोलियो की लड़ाई में ये ऐसे
बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आए थे और लेजेंडरी एक्सपीरियंस रहा है देश का। तो उस डायमेंशन में ये कार्यक्रम अब पहुंच चुका है और जो इसमें बढ़ोतरी हो रही है, जैसे आपने देखा कि जून के महीने में 40 लाख पर डे की एवरेज हुई है और जो खास एक्सेलरेशन हुआ है वो 21 जून के बाद हुआ है। उसी पीरियड को लेते हैं तो ये उसके भी ज़्यादा है, 50 लाख से क्लियरली अबव है। तो उसमें एनर्जी आई है हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में और ये आगे भी बढ़ेगा। आज एक बार फिर हम जताना चाहेंगे कि जैसे लव ने कहा है कि सेकेंड वेव इज़ नॉट ओवर, सेकेंड वेव इज़ नॉट ओवर, और आपको दर्शाया गया कि कहाँ पे समस्या वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन से प्रदेशों में समस्या अभी भी चली हुई है। और आपको विदित होगा कि भारत सरकार की टीम्स जो हैं वो कई प्रदेशों में, राज्यों में भेजी गई हैं, छत्तीसगढ़ में, केरल में, उड़ीसा में, मणिपुर में, त्रिपुरा में और अरुणाचल में। ये दर्शाता है कि जो पेंडेमिक की ये लार्ज पॉकेट्स हैं, आउटब्रेक की पॉकेट्स हैं, वहाँ पे अब हमें उसको, इस महामारी को वहीं ही काबू करना है, उसको वहीं से लोकलाइज करके वहीं श्रिंक करा के बचाना है, चेन्स ऑफ ट्रांसमिशंस को रोकना है और उससे होने वाले नुकसान जैसे कि क्लिनिकल केसेस होंगे, बीमार होंगे, उसको हमें रोकना है। और वो करते करते हमें इंश्योर करना है कि हम किसी भी ऐसी जगह में इस तरह की सिमरिंग पैंडेमिक ना रहे, क्योंकि वी आर नॉट सेफ टिल द एंटायर नेशन इज सेफ। ये हमने पहले भी देखा है, ये संक्रमण किसी भी पॉकेट से, किसी भी रीजन से, किसी भी राज्य से, ज़िले से दूसरे को जाएगा, तीसरे से तीसरे को जाएगा, आवागमन होता है। सो वी आर नॉट सेफ टिल द एंटायर नेशन इज सेफ। और उसी को देखते हुए एफर्ट्स में तेज़ी लाने की और मदद करने की दृष्टि से इन प्रदेशों में भारत सरकार की टीम्स गई हैं। मैं ये भी दूसरा पॉइंट याद दिलाना चाहूँगा कि लोअरिंग द गार्ड नहीं हो सकता। वायरस अपनी तबीयत से, तरबियत से अपना रूप बदल के अपने तरीके से दोबारा फिर सामने आता है। हम देख रहे हैं कि यूरोप में फिर सिचुएशन जो है वो लग रहा है कि वायरस ऊपर आने की टेंडेंसी में दिख रहा है, जहाँ पे कि सारे यूरोप में 50 पर मिलियन केसेस हो गए थे, लगभग दुगने हो गए हैं। यूरोप का एग्जाम्पल लें, यूनाइटेड किंगडम में लेस देन 100 केसेस पर मिलियन थे, अब 375 के करीब दिखाई दे रहे हैं। इसराइल में जहाँ पे कि एब्सोल्यूट नंबर जो केसेस का था लगभग 0 हो गया था, वह फिर हट के 300 से ऊपर चला गया है। इसी प्रकार रशिया में, कहने का के पीछे जो तर्क है, जो सोच है, वो यही है कि इस वायरस को की लड़ाई जो है हमारी और बाकी सब देशों की, विश्व की, वो अभी भी जारी है और ये इस टेंडेंसी में रहता है, वायरस की वापस आता है। और जो उसके डायनेमिक्स हैं उसकी बात हम जहाँ करते आए हैं उस तरफ मैं आज नहीं जाऊँगा, लेकिन ये हमें दिखाता है कि हमें सतर्क रहना है। जहाँ जहाँ भी हमारे देश में अभी भी वायरस का प्रकोप है, जिसको आज चिन्हित दोबारा फिर किया गया, वहाँ पे हमने इसको रोकना है, इसके ग्रोथ को रोकना है, उस सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल बिल्कुल नहीं होने देना है और जो भी व्हाटएवर इट टेक्स हमें वो करके दिखाना है। आज मैं आपके साथ एक पंजाब से वैक्सीन की इफेक्टिवनेस पे एक रियल लाइफ का एक्सपीरियंस सामने आया है। शायद आपने किसी में पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि वैक्सीन से हम कैसे फ़ायदा ले रहे हैं, ले सकते हैं। ये स्टडी है पंजाब के पुलिस पर्सनल में वैक्सीन जिनको मिला था उनकी कितनी प्रोटेक्शन हुई, इसके ऊपर बड़ा सिंपल सी है स्टडी। तो उसमें जिनको वैक्सीन नहीं मिला था ऐसे पुलिसकर्मी थे 4868। ये स्टडी पीजीआई चंडीगढ़ ने करी है पंजाब सरकार के साथ। 4868 को था, उनमें से कोविड की डेथ जो हुई वजह से 15 में हुई। और ये जो है ये 3 पर 1000 है, ये लगभग 3.08 पर 1000, परसेंट नहीं, पर 1000।
फिर वो पुलिसकर्मी थे जिनको एक डोज मिली, उनका नंबर है 35,856, 35,856 सिंगल डोज। कितनी डेथ हुई? 9। क्या नंबर मिला ये? 0.25 पर 1000, वो 3, ये 0.25। 2 डोज मिली 42,720 पुलिसकर्मियों को, 42,720 को। डेथ कितनी हुई? 2। कितना हुआ ये? 0.05 पर 1000। तो जिनको नहीं मिला वहां 3 पर 1000 डेथ हुई। रियल लाइफ में हुआ ये सब। ये हाई रिस्क ग्रुप है, क्योंकि ये तो सामना कर रहे हैं इस महामारी में, जो पीछे वेव आई उसमें ये सामने थे। हाई रिस्क है। 3 पर 1000 जिनको नहीं मिला, एक डोज मिली तो 0.25 पर 1000, और जिनको 2 डोज मिली उनको 0.05 पर 1000। इसका जब हम मैथ्स करते हैं तो एक डोज से 92% प्रोटेक्शन हुई, 2 डोज से 98% प्रोटेक्शन हुई, डेथ से जान बच गई। लगभग हर व्यक्ति जिसने 2 डोज ली थी, लगभग 2 व्यक्ति हैं 42,000 में से, तो 98% प्रोटेक्शन है। वैक्सीन एफिकेसी उन्होंने रिपोर्ट करी है विद 2 डोजेज 98%, विद 1 डोज 92%। दिस इज अ डेटा विच अगेन शोज इन रियल लाइफ। ऐसी डेटा बार बार आ रहा है जो दर्शाता है कि वैक्सीन लेने से सीरियस डिजीज कम होती है। मैंने दो सेशंस पहले भी CMC वेलोर की बात आपको समझाई थी, वहां भी लगभग यही रिजल्ट था, ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन हेल्थ केयर वर्कर्स। 1 डोज 92% प्रोटेक्टिव, 2 डोजेज 98% प्रोटेक्टेड फॉर डेथ। मामूली बीमारी हो सकती है, सीरियस डिजीज ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाती है, डेथ ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाती है। तो प्लीज वैक्सीन में एक तो फेथ इसकी वजह से आता है, दिखता है कि इफेक्टिव है, हमारी वैक्सीन इफेक्टिव है, दूसरों की बात होती रहती है। और दूसरा, हमें ये प्रेरित करता है कि हम वैक्सीन लेंगे तो जिस चीज से हम डर के उससे बचना चाहते हैं उसका यही इलाज है, और ये हमें वैक्सीन अपनाना चाहिए। इफ यू वांट द डेटा अगेन आई विल गो ओवर इट। नो डोज 4868 people, deaths 15, incidents per 1000 3, okay. 1 dose, number of police personnel 35,856, 35,856, deaths 9, incidence 0.25, 0.25. 2 doses 42,720, deaths only 2, incidence 0.05 per 1000. तो इसको जब मैथ्स करते हैं कि बचाव कितना हुआ, मैथमेटिक्स है बड़ा सिंपल। परसेंट वैक्सीन इफेक्टिवनेस विद 1 डोज 92, दैट इज परसेंट इफेक्टिवनेस 92%, एंड 2 डोजेज का 98%। तो मुझे 98% फॉर 2 डोजेज प्रोटेक्शन, सिंगल डोज 92%। इन्फेक्शन का डेटा नहीं है इसमें, उन्होंने नहीं देखा, ये आसान डेटा है, जल्दी कलेक्ट होता है, ये ऑफिशियल मैंने उनसे चेक किया है और उन्होंने सरकार के सामने भी इसको प्रस्तुत किया है। सो इट शोज द फेथ दैट वी मस्ट इम्पोज इन आवर वैक्सीन्स हाईली इफेक्टिव 2 ग्रेट वैक्सीन्स दैट वी हैव। इसलिए चौकसी की बात रैप अप करता हूँ, चौकसी की बात रहनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस खुल रही हैं, ये हमने बार बार कहा है। हम लाइफ चलाना चाहते हैं, मिक्स एंड मिंगल करना चाहते हैं, लाइवलीहुड चलाना चाहते हैं, दफ्तर जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है इसका। और जो भी कम संपन्न है उनको और भी ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। लेकिन साथ साथ डिसिप्लिन रहे, कड़ाई भी रहे, दवाई भी रहे,
दृढ़ता भी रहे, निश्चय भी रहे, यही हमारे लिए वे फॉरवर्ड है। और जैसा आज हम देख रहे हैं कि जिन एरियाज में, जिन पॉकेट्स में, जिन जिलों में, जिन राज्यों में अभी भी इस वायरस का प्रभाव है, उसकी तरफ भारत सरकार की पूरी नज़र है। सिस्टम भी मोबिलाइज किया जा रहा है। सेंट्रल टीम भेजना तो एक एस्पेक्ट है, उसके अलावा जो एक्शन है, मल्टीफेरियस, मल्टीप्रॉन्ग्ड एक्शन, एडवाइस, गाइडेंस, सर्वेलेंस, वो सब काम भी हो रहा है। तो इसी बात को रखते हुए और साथ में ये याद दिलाते हुए कि कुछ देशों में जिसमें की सिचुएशन ठीक लग रही थी, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में और यूके में, वहाँ भी सिचुएशन पर्टर्ब हो रही है। ये दिखाता है कि हमें सतर्क रहना है। वी विल नॉट एंड वी शुड नॉट लोअर द गार्ड। वी मस्ट बाय टाइम to vaccinate a significant proportion of our people, which means a few more months, and that is our goal. No third wave. थर्ड वेव आना नहीं आना हमारे हाथ में है। हमारे तैयारी रहेगी थर्ड वेव की, बहुत ज़्यादा तैयारी रहेगी। रूरल एरियाज में बच्चों के लिए फैसिलिटीज, बेड्स, आईसीयूज, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी, वो सब तैयारी रहेगी, टेस्टिंग। बट एट द सेम टाइम अगर हम डिसिप्लिन हैं, दृढ़ निश्चय रखते हैं, तो ये वेव नहीं आएगी और नहीं आनी चाहिए। देश का निश्चय और देश का संकल्प ये होना चाहिए कि हम किसी भी नई आउटब्रेक को आने नहीं देंगे। और ये संभव है, साइंटिफिकली संभव है और एक्सपीरियंस से भी संभव है। यही हमारा निश्चय होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. We'll now take a few questions. Okay, 50. पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये आपके सामने लाए थे ये फैसला कि इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन और उसके बाद इंपोर्ट लाइसेंस मॉडर्ना को मिला है। इसके ऊपर जिस तरह से ये वैक्सीन देश में आएगा, ये सब कार्रवाई और ये सब डिस्कशंस अभी चले हुए हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आपके सामने जिस स्वरूप में ये वैक्सीन उपलब्ध होगा वो आपके सामने आएगा। गिव अस सम मोर टाइम प्लीज। 19. सर, इसी मंथ से आपने कहा था कि अगस्त से दिसंबर के बीच में 216 करोड़ वैक्सीन डोजेस उपलब्ध होंगी। सुप्रीम कोर्ट में आप कहते हैं कि 135 करोड़ डोजेस होंगी। 12 करोड़ डोजेस जून में आनी थी, उतनी आई नहीं। तो ये क्या कंफ्यूजन है सर? आंकड़े क्या है सर? आंकड़े बताइएगा सर। जिस तरह से वक्तव्य दिए गए हैं उसको पूर्ण रूप से आप समझ के उस कॉन्टेक्स्ट को समझिए। जब यहाँ से ये कहा गया कि हम 200 करोड़ तक की उपलब्धता को देख रहे हैं, तो बड़ी क्लियर कहा गया कि ये एस्टीमेट हमारे मैन्युफैक्चरर्स और कंपनीज ने हमें अपनी जिम्मेवारी से, अपनी एस्पिरेशनल तरीके से, और मैंने वर्ड यूज़ किया था ऑप्टिमिस्टिक एस्टीमेट्स, हमें से साझे किया है। और हमने उचित समझा कि ये देश के साथ साझा किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे ये लगता था कि पता नहीं है कि नहीं है। तो ये सारा प्राइवेट सेक्टर जो कि हमारा इतना प्रभावी सेक्टर है, इतनी अचीवमेंट्स हैं, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है, उसी कॉन्ग्लोमरेट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जिनकी रेपुटेशन है, उन्होंने अपनी जो रोड मैप बनाए हैं उसको हमने कोलेट करके आपके सामने ऑनेस्टली प्रस्तुत किया। अब बात आती है कि हम कितना एक्वायर कर रहे हैं। तो जो बाकी जिस प्रकार से रिपोर्टिंग की गई और इस मंच से भी वही नंबर हमने आपके सामने रखे कि भारत सरकार ऑर्डर्स कितने प्लेस कर रही है और किस तरफ वो नंबर जो हैं वो उस तरफ बढ़ रहे हैं कि कोशिश करी जाए कि भारत की सारे व्यक्तियों को दोनों तो डोज लगे, तो लगभग क्या नंबर आता है। तो इसी मंच से राजेश जी ने भी कहा, लव ने भी कहा कि हमने इतने ऑर्डर किए गए हैं। हमारे विजिबिलिटी है, हमारे 2 मेन मैन्युफैक्चरर्स की जो विजिबिलिटी है वो 90 करोड़ की बिल्कुल दिखाई दे रही है हमें इस स्टेज पे।
उनकी उससे ज़्यादा भी प्रोड्यूस, जब हमने पहले कहा तो वो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। 90 की विजिबिलिटी है, 90 को लेकर प्लानिंग हो रही है और आज है वो विजिबिलिटी, आगे बढ़ेगा। उसके बाद हमने कहा कि बायोई के 30 करोड़ डोजेस हैं, हमें इतनी फेथ है उसमें कि हमने एडवांस ऑर्डर दिया। फिर इसी प्रकार से आगे बात हुई, जाइडस की बात हुई, तो आप देख रहे हैं कि जाइडस चला हुआ है ट्रैक पे, कुछ पॉजिटिव अचीवमेंट्स भी हो जाती हैं। उन्होंने जो अपना रोड मैप देखा, आप जान रहे हैं कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन डाली है, तो क्यों नहीं ये भारत सोचेगा कि भाई यहाँ से भी हमें 1 करोड़ पर मंथ आएगी, और हम अब से उसी ऑनेस्टली आपसे साझा कर रहे हैं। आज ही उन्होंने भी स्टेटमेंट दी कि दिसंबर और अगस्त और दिसंबर में 50 मिलियन डोसेस बनाएंगे। एक सेकंड, मैं पूरा कर रहा हूँ। तो जब हम आपके साथ आते हैं, एक डायनेमिक सिचुएशन को कॉन्टेक्स्ट में लाके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहला नंबर एस्पिरेशनल है। जब हम आपके साथ प्लानिंग करते हैं तो उनमें से जो वैक्सीन डेवलप होके टुवर्ड द लेटर पार्ट आएंगे, नवंबर में आएंगे या अक्टूबर में, उनको तो काउंट भी नहीं किया हुआ। तो वो एस्टिमेट अपनी जगह पे है। जो प्लानिंग करी जा रही है 180 करोड़ को लाने के लिए, 50 के करीब हो चुके होंगे, 135 की बात करी गई है। मैं आज नंबर वो मेरे सामने नहीं है, लेकिन यहाँ से आपके सामने दिखाया गया, वो अपनी जगह पे हैं। तो दोनों को प्लीज़ कॉन्टेक्स्ट में लीजिए, और यही कह सकते हैं कि भारत सरकार ने जो इतनी देर से कोशिश चली हुई है, उसमें आप हर बारी आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े अरसे के बाद में कोई पॉजिटिव अच्छी न्यूज़ आती है। जैसे कि अब जाइडस की न्यूज़ है, पिछली बारी मॉडर्ना की न्यूज़ आई थी, इसी प्रकार से वो स्पुतनिक लाइट का उन्होंने फॉलो अपनी सबमिशन करी हैं। तो ये डेवलपमेंट्स डायनेमिक तरीके से हो रही हैं। बायोई ने आगे बढ़ा है, तो हमें उम्मीद है कि आगे से आगे चलते चलते सीन और लिबरल होगा। लेकिन अगर हम मेन सप्लायर्स पे भी डिपेंड करें अपने आप को, तो भी हमें सिचुएशन जो लगती है कि सेटिस्फैक्ट्री है। Okay, 100. सिचुएशन डायनेमिक है। कहीं पे जैसे एक पर्टिकुलर कंपनी ने काम बढ़ाया था, कोई सेटबैक हुआ, फिर वापस आए, रेजिलियंस है, दिखाते हैं। तो ये जर्नी हम इकट्ठे होके सब ले रहे हैं, ये हम सबकी जर्नी है। सर, मैं विजयलक्ष्मी हूँ इंडिया टीवी से। सर, आपने वैक्सीनेशन को लेकर के तमाम डेटा हमें दिखाया कि कैसे दुनिया के बाकी मुल्कों से हमारा वैक्सीनेशन अच्छा है, लेकिन देश की बात करें तो तमाम राज्य हैं, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, जो लगातार कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन, उनके पास वैक्सीन की कमी है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ओहापोह की स्थिति कई बार नज़र में आती है। तो क्या आप हमें डेटा बता पाएंगे कि कौन से राज्य को जो है कितना वैक्सीन सप्लाई किया गया है, और अगर सप्लाई आपकी तरफ से जैसे आप दावे करें कि कोई कमी नहीं है, तो फिर राज्यों की तरफ से बार बार इस तरह की शिकायतें क्यों आती हैं? कोई मैम, डेटा लेट मी रिस्पॉन्ड। हम कोई दावे नहीं कर रहे हैं। हाँ मैम, सर कैन आई रिस्पॉन्ड प्लीज? या तो देखिए, यहाँ पर इस मंच पर आकर हम आपसे कुछ इंफॉर्मेशन साझा कर रहे हैं। वह इंफॉर्मेशन इसलिए साझा कर रहे हैं क्योंकि देश को पता होना चाहिए कि देश में किस टाइप के एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ताकि हम देश को बचाने में सक्षम, और जो भी कार्य हम कर रहे हैं वह कार्य स्टेट के साथ मिलकर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट के साथ मिलकर करने वाली, साझा करने वाली लड़ाई है। जहां तक आपने यह इशू बताया है कि किसी स्टेट से अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो आप उसको दूसरे ढंग से भी एग्जामिन कीजिए। हर स्थाई पर एक आतुरता, एक उत्सुकता है कि हम और वैक्सीन लें ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन कर सकें, विच इज एक्चुअली वेरी पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। लेकिन जो आपको और हमें समझने की जरूरत है, वह जरूरत यह है कि देश में किस टाइप के एफर्ट किए गए। अगर आप देखें, आज जो मैं आपको दर्शाना भी चाह रहा था, जो मैं आप लोगों की नॉलेज में मतलब अपनी तरफ से सबमिट करना चाह रहा था, वह पॉइंट यह था कि इस पूरे कार्यक्रम को कैसे बढ़ाया गया। जहां एक स्थाई पर अगर किसी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी 2 करोड़ डोजेस करीब पर माह होती थी या 50 लाख डोजेस पर माह होती थी, कैसे कंटिन्यूड बेसिस पर उनको हैंड होल्ड किया गया, उनके साथ रेगुलर इंटरेक्शन किए गए, और आज हम उस सिचुएशन में आ रहे हैं। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट से संबंधित बात करें, चाहे इस मंच पर हमारे द्वारा बताई गई कि हमने जब वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के साथ डिस्कशन किया तो हम कितना प्रोडक्शन उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस बारे में बात करें, तो हमने हर स्थाई पर यह इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्टिवली इसलिए साझा की ताकि पता लगे कि इन एफर्ट्स का जो रिजल्ट हम लोगों के सामने आ रहा है। इसमें आपको सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि कई बार अगर हम अपने मीडिया
फ्रेंड्स के बारे में डिस्कशन भी करते हैं तो आप देखते हैं कि आज इतनी वैक्सीन डोजेस दी गई, कल कम हो गई, फिर उसके बाद फिर ये है कि गवर्नमेंट ने कहा कि और ज्यादा बढ़ गई, क्या हुआ, एक सेंटर क्यों बंद हो गया। तो उसको दो परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। हम एक मैराथन लड़ रहे हैं, हम 100 मीटर की रेस नहीं कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हम सब समझे कि हम अगर डे टू डे की बेसिस पर आप एनालिसिस करेंगे तो शायद आप उस परिप्रेक्ष्य को उस संसर्ग में उस स्थाई पर पुटअप नहीं कर पाएंगे जिससे बिगर पिक्चर हम समझ पाए। आप देखिए कहां हम 2.25 लाख के करीब वैक्सीन डोजेस प्रति रोज दे पा रहे थे, और आज अगर हम देखें कि 21 तारीख से करीब 40-45 लाख 50 लाख डोजेस पर प्रति रोज हम दे पा रहे हैं, तो कहीं तो एफर्ट्स हुए हैं। दूसरी चीज जो हमें समझने की जरूरत है कि जो कई बार एक इंडिविजुअल सेंटर से न्यूज आती है तो हम एक प्रोसेस को कलेक्टिवली लेट अस कम टू दैट कॉमन क्लैरिटी कि क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरर के साथ कोऑर्डिनेट करती है, उनको गाइड करती है, उनको एस्कॉर्ट करती है, उनके प्रोडक्शन बढ़ाने में उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। जब प्रोडक्शन आता है तो पूरे प्रोसेस के थ्रू 75% ऑफ द डोजेज विच गेट प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री दे आर मेड अवेलेबल फ्री टू द स्टेट। और अब एक सेकेंड लेवल ऑफ प्लानिंग की जरूरत होती है। वह सेकेंड लेवल ऑफ प्लानिंग है, वैक्सीनेशन कितनी दी जा सकती है, उतनी ही दी जा सकती है जितनी डोजेस बनी। I'm sure collectively we'll all come to that common clarity कि जब हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़े तो जो प्रोडक्शन है उसका बढ़े हुए प्रोडक्शन को फील्ड में भेजा गया। स्टेट्स के साथ हम रेगुलर कोऑर्डिनेट करते हैं, हम उनको बताते हैं कि आपके पास इतना बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन इतनी अवेलेबिलिटी नेक्स्ट 15 दिन में होगी। साथ ही एक बहुत डिटेल्ड एक्सरसाइज की जाती है स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए कि जैसे जैसे प्रोडक्शन हो रहा है आपको 2 तारीख को कितनी वैक्सीन मिलेंगी, आपको 3 तारीख को कितनी वैक्सीन पहुंचेंगी, 4 को कितनी वैक्सीन पहुंचेंगी, ऐसे कर कर नेक्स्ट 15 दिन तक का डेली शेड्यूल भी बताया जाता है। फिर हम स्टेट के साथ डिस्कस करके ये प्लान करते हैं कि हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अवेलेबिलिटी के बेसिस पर आप वैक्सीनेशन सेंटर्स का प्लान करें। अब यह नेचुरल है कि अगर हमने स्टेट्स को वैक्सीन दी तो अगर किसी जगह पर जल्दी उस दिन पर ज्यादा वैक्सीन लगा दी गई और हो सकता है कि अगले दिन टू दैट एक्सटेंट स्टेट में वैक्सीनेशन जो होगा कम होगा। तो ये एक प्लानिंग, ये एक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की एक्सरसाइज है जो स्टेट से रेगुलर बेसिस पे की जाती है। आप सबसे मेरी विनती यही है कि जो इस परिप्रेक्ष्य को हमें ये समझना है कि देश में कंटिन्यूड एफर्ट्स करते हुए प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही 75% वैक्सीन डोजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री स्टेट को सप्लाई की जा रही है। पूरी मेहनत लॉजिस्टिक एक्सरसाइज की जाती है। सप्लाई करने के बाद स्टेट के साथ डेली बेसिस पर फॉलो किया जाता है। उनके वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और सुदृढ़ बनाए कैसे जाए उसके बारे में डिस्कशन होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और हमारा पूरा एफर्ट्स है कि वैक्सीनेशन एज ए स्ट्रैटेजी, एज ए सपोर्टिंग टूल फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड, हम उसको हर तरीके से करने में सफल हो सकें। मैं आपसे अंत में एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इट इज ए मैराथन, इट इज नॉट ए 100 मीटर स्प्रिंट। और इस मैराथन में अगर हम डे टू डे बेसिस को एनालाइज करेंगे तो हम बिगर पिक्चर को कहीं मिस करने का एक भय हो सकता है। नंबर 15 सर, नितिन डीडी न्यूज से। जैसा कि आपने बताया कि वैक्सीनेशन बड़ा फुल प्रूफ है कि आप आधार कार्ड से और किसी तरीके से करते तो मिसयूज नहीं होता। मेरे पास एक अभी जस्ट आया थोड़ी देर पहले, ताराचंद 1954 डेट ऑफ बर्थ है, इन्होंने वैक्सीन ले लिया है किसी और के आधार कार्ड मोबाइल नंबर से। ये लड़की का नंबर है, 22 साल उम्र है, उनका फर्स्ट डोज सोमवार का डेट था, आज वैक्सीन लग गया है। सवाल यह कि वो क्या करें, उनके नाम पे दूसरे लगा लिया, मैसेज भी आ गया है, वो क्या करें? देखिए, खासकर आधार के संबंध में इससे पिछले बार भी हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर चर्चा की थी। आज आपके पास एक आईटी प्लेटफॉर्म है जिसके तहत ही आप ये गलती भी ढूंढ पा रहे हैं। अगर हमारे पास आज की सिचुएशन में अगर आप ताराचंद जी या किसी एक पर्टिकुलर नाम के बारे में बात करते हैं तो आधार नंबर, आधार कार्ड जिसने भी सबमिट किया उसको एक ओटीपी आता है। ओटीपी एक पर्टिकुलर सेल नंबर पर आता है, किसी ने उसे ओटीपी को ओके किया होगा तभी उस कारण से उस ओटीपी के बेसिस पर उस आधार कार्ड पर उस पर्टिकुलर आदमी का रजिस्ट्रेशन होगा। तो जो यहां हमें समझने की जरूरत है कि आज हमारे इस प्लेटफॉर्म की वजह से हम उस सिचुएशन में कि हम एक इंडिविजुअल एबरेशन एट द फील्ड लेवल उसको ट्रैक कर सकते हैं और उसको ट्रैक कर उसको मैनेज कर सकते हैं। आज अगर देश 34 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेस दे रहा है तो यह भी एक कलेक्टिवली हम लोगों के बीच में कॉमन क्लैरिटी में आप सबसे विनती करूंगा कि जो भी, चाहे आप देखें
हरिद्वार से रिलेटेड एक केस आया, या आज इससे पहले एक पर्टिकुलर स्टेट में एक और हमारी मीडिया रिपोर्ट थी कि वहां पर एक आधार नंबर पर 2 लोगों को वैक्सीनेशन मिली। ये सारी इंडिविजुअल एबरेशंस को ट्रैक करना इसलिए फिजिबल है क्योंकि हम एक ट्रांसपेरेंट वे में सिस्टम में वैक्सीनेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। जरूरी यह है कि अगर इस टाइप की छोटी गलती है कि इंडिविजुअल एबरेशन कहीं पर किसी स्थाई पर हो, आपके द्वारा हमें पता लगे और हम उसके लिए जो भी करेक्टिव स्टेप ले जाने चाहिए वो ले। नंबर 25। सर मेरा क्वेश्चन डॉक्टर पॉल से है। सर ये जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है, सिंगल डोज वैक्सीन, इनकी एक लेटेस्ट स्टडी हुई है और जिसमें यह आया सामने कि इट इज़ वेरी मच इफेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट एज वेल। इसका भी क्या सर स्टेटस है इंडिया में, क्योंकि एक स्टेटमेंट ऑफिशियली भी आई थी परसों उनकी और कहना है कि गवर्नमेंट के साथ टच में है। दूसरा मेरा क्वेश्चन सर डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर है कि अभी करंटली कितने केसेस हैं इंडिया में? जो जॉनसन एंड जॉनसन से भी हम टच में हैं और कागज़ों का आदान प्रदान होता है, आइडियाज़, उनकी एक्सपेक्टेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट में जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं उसके बारे में बातचीत चली है, उनके फीडबैक भी आए हैं, आगे बढ़ रही है। जैसे कि आपको विदित है कि जॉनसन एंड जॉनसन की प्रोडक्शन बाहर के देश में भी हो रही है और एज़ पर प्लान बायोई की फैक्ट्री में हैदराबाद में भी ये वैक्सीन बनेगा। हमें उम्मीद है कि जो ये इम्पोर्टेंट और अच्छा वैक्सीन है, सिंगल डोज है वैक्सीन, ये भी भारत में उपलब्ध हो जाएगा। और बाय द वे जो नंबर्स हम दिखा रहे थे उसमें ये अभी क्योंकि नहीं था, सिर्फ मेंशन करते हैं कि ये भी अवेलेबल है। उपलब्धता की बात करी थी पहली बारी, तो टोटलिटी में लेना चाहिए। तो उम्मीद है कि कुछ किसी हद तक ये वैक्सीन भी आफ्टर दीज अरेंजमेंट्स आर डन, आफ्टर द पाथवेज आर क्लियर्ड, विल बी अवेलेबल टू एन एक्सटेंट इन आवर कंट्री। यस। अपडेटेड डेल्टा ए प्लस के बारे में आपने पूछा, तो डेल्टा AY1 हम उसे बोलते हैं टेक्निकली। तो उसमें इससे पहले इस मंच पे बताया गया था, तो उस समय 51 केसेस थे देश में, लेकिन क्योंकि पिछले एक दिन में अगर कोई और डेवलपमेंट हुआ है, वह डेटा मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है। अगर इसमें कोई भी वृद्धि होगी, अगर होगी तो हम आप लोगों की दृष्टि में लाएंगे। का डेटा में 56 थे 12 स्टेट में। ओके, 58। Sir, after recording over 90 lakh vaccination on June 21st, the vaccination rate has come down. And if you could see in July, again, you have given 12 crore doses, which comes to somewhere around 40 lakh per day, which is more or less equal to the June rate. So what steps are being taken to augment this particular vaccine supply? Second thing, are we still confident that we will be meeting the target of vaccinating the entire adult population by the end of 2021? I had explained it in greater detail. Let me sort of kindly recapitulate it and submit to you once again. We are doing a marathon. We are not actually doing a 100-meter sprint. When I am submitting this point to you with utmost humility, what I am trying to submit to you is that if you see the data I have presented today, from 2.35 lakh vaccine doses per day, if we see we have come to around 40 lakh vaccine doses per day in the month of June. And we are doing around 50 lakh vaccine doses per day from around 21st onward. What we would like to submit to you is that there is a very, very serious effort going on at Government of India level in collaboration with states in terms of focusing on two aspects. One is how to increase the production. Second is whatever gets produced expeditiously goes down to the field level in the remotest part of this country, and we are able to vaccinate as large number of people as possible. नमस्कार, मैं संदीप बोल रहा हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। ये जो अभी पूरा देश में जो कोरोना इन्फेक्शन का ग्राफ नीचे है, फिर भी 84 डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ 10% पॉजिटिविटी रेट है, और आज फिर सेंटर को टीम भेजना पड़ा केरल, उड़ीसा। तो ये अचानक क्यों हो रहा है? जगह जगह अचानक क्यों बढ़ रहा है और जगह जगह क्यों 10% से भी ज़्यादा है? इसका पीछे कारण क्या है? पहले तो ये याद रहे कि पेंडेमिक शुरुआत से ही और सेकेंड वेव में भी ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ गई। तो अगर हम देखें कि नॉर्थ ईस्ट में लोकलाइज हुआ है
तो ये एक टाइम सीक्वेंस भी है कि वहाँ पे बाकियों से क्लियर हो गई, वहाँ चले गई और वहाँ से अभी उसका प्रभाव पूरा गया नहीं है। दैट इज़ वन वे ऑफ पुटिंग इट। सेकंड, तो यही हमें याद रखना पड़ेगा कि जो फैक्टर्स आउटब्रेक को सस्टेन करते हैं वो फैक्टर्स ऑपरेट हो रहे हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ना होगा। जैसे कि केरल की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, वैसे तो महाराष्ट्र थोड़ा स्टेबल है अब, तो ये वहाँ की जो इंटेंसिटी ऑफ पेंडेमिक है वो काफ़ी देर से चला हुआ, तो पूरे अभी पूरी तरह से हटे ही नहीं, और केरल में ठीक हुआ थोड़ा सा, फिर वापस आए हैं, तो इरेडिकेट नहीं हो पाया, एक्सटिंग्विश नहीं हो पाया, तो मल्टीफेरियस है सारा कुछ ये। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट में गया वो थोड़ा लेट गया और अभी भी संक्रमण है और उसको काबू में लाना चाहिए। ये अनप्रेडिक्टेबल भी बात मानी जा सकती है, हर एक चीज़ को, इसको हम वायरस की एपिडेमियोलॉजी और साइंस को अनप्रेडिक्टेबल मानते हैं कि क्योंकि वायरस के बिहेवियर के अलावा पीपल्स बिहेवियर इज कैन नॉट बी पुट इन एन इक्वेशन। कहाँ पे क्या बिहेवियर हो रहा है, गाँव में, शहर में, परिवारों में, कम्युनिटी में, किसी स्पेसिफिक लोकेलिटी में, एरियाज में, तो मल्टीफेरियस है इसका। और कोई वजह शायद आप इंट कर रहे हैं कि कोई वायरस आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारे पास, कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। आई थिंक इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। These states will also be able to control. They have already controlled in several parts, but we must continue to make effort. That is the message here. These things will happen. We have to contain them. We have to curb them. Strategies to curb remain the same, and this fight will go on. कि एक्टिविटी को अकेले ही एक एट्रीब्यूट करना भी फेयर नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रेन और जगह भी चल रही हैं, वहाँ तो कुछ ऐसे नहीं हुआ। लेकिन जो एपिडेमियोलॉजी के फैक्टर्स हैं, व्यक्ति से व्यक्ति पे जाता है, कंट्रोल कर लेते हैं तो रुक जाता है, बिहेवियर हमारा जो है वो अलग स्टेज पे अलग होता है, हम चौकन्ने होते हैं, फिर हम हट जाते हैं। तो देर आर सो मैनी फैक्टर्स, किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को हम एट्रीब्यूट करें ये हमारे ध्यान में ऐसी बात नहीं है, और ना ही जनरलाइज करना चाहिए कि एक ट्रेन चले, बाकी जगह जब हो रहा है वहाँ तो उसका असर नहीं हुआ। तो इसको टोटलिटी में लेके इससे जो लड़ाई करने के हमारे टूल्स हैं उनसे लड़ाई करने के लिए, और काबू में आएगा, ये क्यों नहीं आएगा। इन्हीं प्रदेशों ने काबू में करके दिखाया है। सिर्फ ये है कि जुड़ना चाहिए, जोश लाना चाहिए, और पूरे तरीके से पूरे समाज को साथ लेके सप्रेस करके टाइम निकालना है, आगे बढ़ना है। धन्यवाद। नंबर 54। मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिक बंगाल को लेके है। बंगाल गवर्नमेंट ने बोला है कि वैक्सीन इतना कम है, सप्लाई इतनी कम हो रही है कि वो हफ्ते में रोज वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं चला सकते हैं, सिर्फ 3 दिन ही चलाएंगे। मैम, जैसे मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया है, जितने भी देश में वैक्सीन प्रोड्यूस होती है उसका 75% जो है स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाता है। जब स्टेट्स को वैक्सीनेशन डोजेज प्रोवाइड की जाती हैं तो स्टेट को उसके जो पैरामीटर्स हैं, स्टेट की पॉपुलेशन, स्टेट का वैक्सीन वेस्टेज, स्टेट का प्रीवियस यूजेज पैटर्न, उन सबको एनालाइज करके जब हम स्टेट को प्रोवाइड करते हैं तो हम उनको एडवांस इंटीमेशन देते हैं। 15 दिन पहले बताते हैं कि आपको किस दिन कितनी वैक्सीन डोजेज अवेलेबल होंगी। अब यह तो आप भी एग्री करेंगे कि जितनी वैक्सीन डोजेज अवेलेबल हैं उतनी ही प्रोवाइड की जा सकती हैं कलेक्टिवली अक्रॉस द कंट्री। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे मैंने इससे पहले आपसे विनती की है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसके बेसिस पर फील्ड लेवल लॉजिस्टिक्स प्लान किए जाएं। फील्ड लेवल लॉजिस्टिक्स प्लान में कि जो हमारी वैक्सीन अवेलेबल है कितने सेंटर हम चलाएं ताकि हमारे सेंटर सुचारू रूप से चलते रहें। अगर हमारे पास पर्टिकुलर सेंटर में वैक्सीन 2 दिन की अवेलेबल होती है तो 2 दिन बताएं और कम्युनिटी को पहले से ही इंटीमेट करें ताकि कम्युनिटी लेवल पर कोई डाउट क्रिएट ना हो। हमारे एफर्ट्स जो हैं, कलेक्टिव एफर्ट्स वही हैं कि कैसे वैक्सीन की गति को बढ़ाया जाए, कैसे वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए अधिक से अधिक वैक्सीनेशन देश में प्रोवाइड की जाए। और इसी के तहत आप देखेंगे, जैसे मैंने इससे पहले भी आपसे विनती की है कि ऑन एन एवरेज जो जितने वैक्सीन प्रोडक्शन जो हमारे मैन्युफैक्चर, उनकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कैपेसिटीज हो चुकी है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है, और आज ऑन एन एवरेज 40-50 लाख वैक्सीन डोजेस हम प्रति रोज कर पा रहे हैं। इसमें
हम स्टेट के साथ रेगुलर बेसिस पर इंटरेक्ट करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं, उनको गाइड करते हैं, एंड आई एम श्योर विद टाइम वी विल ऑल्सो बी एबल टू डू मच बेटर देन व्हाट वी आर डूइंग टुडे। Thank you, friends. We'll close the press conference now. तो